Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So we have 14 chapters. अब क्या होगा, सारे स्कूल्स में अलग अलग सिस्टम फॉलो करेंगे. कोई लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे. किनका पढ़ाई हो रहा है अभी? लीनियर प्रोग्रामिंग. आप लोग स्कूल में लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ है. दैट इज द 14 चैप्टर, वो पहले स्टार्ट होगा. फिर इन्फरेंशियल स्टैट्स किस में हो रहा है? वो हाफ ईयरली हो रहा है ना डीपीएस में. तो डीपीएस में डाल दिया इन्फरेंशियल स्टैट्स. ठीक है. प्रोबेबिलिटी डाल दिया है बीच का. द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सिलेबस इज वन प्रोबेबिलिटी. उसके बाद इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन पहले है, प्रोबेबिलिटी सेकंड नंबर पे आएगा. ठीक है. और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कोर मैथ्स में नहीं पढ़ना होता. क्लियर? और यहां पर इस किताब से हम लोग इन्फरेंशियल स्टैट्स नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें एकदम गलत दिया हुआ है. जो आपके सिलेबस में है वो नहीं दिया हुआ है. ठीक है. उसको फॉलो करने के लिए बेटा ये किताब है. कितने लोगों ने नाम सुना है एमएल भार्गव का? नाम सुना है. एक चैप्टर हम लोग इसको रेफर करेंगे. किताब नहीं खरीदना है तुम लोगों को. इसका पीडीएफ सैंपल हम ऐसे ही दे देंगे. ठीक है. जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे. और इन्फरेंशियल स्टैट्स ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में. तो अगर किसी के स्कूल में पहले पढ़ाई हो गया, जैसे हो जाता है, एंड इट्स अ लेंथी चैप्टर, किसी के स्कूल में प्रोबेबिलिटी पहले आ गया, तो जैसे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से. सबसे आसान है, पहले बार में डर भी नहीं लगेगा. दूसरा, उसके बाद विल गो टू चैप्टर नंबर 1 एंड 2. उसके बाद विल स्टार्ट विथ कैलकुलस. अब अच्छे से समझ लो कि हम लोग के पास दो पार्ट है. कितने लोगों को 65 क्रॉस करना है 80 में? सबको पक्का? ये बात मैंने पहले भी बताया था. आपके सिलेबस में ये बहुत ही गंदा सिस्टम बनाया हुआ अभी तक. ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बनाया हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं है. नॉन कैलकुलस का जो वेटेज है वो कितना है? 65 आउट ऑफ 80. इसका कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर. 14 चैप्टर है ना. 14 चैप्टर में 10 चैप्टर यहां पे आएगा. बाकी के 4 चैप्टर्स यहां पे आएंगे. नाइंसाफी है? नाइंसाफी सुनोगे क्या है? इसको कवर करने में अगर 80 घंटा लगेगा तो बस इस 4 को भी कवर करने में 80 घंटा लगेगा. ये है नाइंसाफी. द साइज, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 4 चैप्टर जो कैलकुलस का है, टाइम ये भी उतना ही अकेले मिलेगा जितना ये पूरा 10 चैप्टर मिला के लेंगे. ये है गलत बात. नियम से क्या होना चाहिए था, हो सकता है आगे जाके सीबीएसई चेंज करेगा कि इसका वेटेज बढ़ा देगा 15 से. अब देखो क्या हुआ. बहुत सारे बच्चे जो 12th में सीरियस नहीं थे, उन्होंने इस पार्ट को पूरा इग्नोर किया. अब इसका भी एक चीट शीट है. चीट शीट क्या है? इसमें 4 चैप्टर में से 2 ही चैप्टर से मेजर क्वेश्चन आता है, और उसमें भी कुछ ही टॉपिक्स हैं जहां से मेजर क्वेश्चन आते हैं. तो 15 मार्क्स का जो 7 से 8 मार्क्स का पार्ट है वो थोड़ा सा ईजी है. तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसका 15 में से 7 के 8 को ही पढ़ते हैं और बाकी सबको पूरा ही छोड़ देते हैं. अगर आपको 70 क्रॉस करना है, आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि ये पूरा पढ़ लो अच्छा से. इसमें क्या आता है उसका नाम लिखेंगे चैप्टर्स का. उसके बाद ये जो 4 चैप्टर्स है, इसमें से जो इजी पार्ट है उसको आप पढ़ लो अच्छे से. कितना नंबर आ गया आपको बेटा? 70 क्रॉस हो गया. ठीक. दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं, उसको पूरा छोड़ देंगे, सिर्फ ये पार्ट को पढ़ेंगे 65 का. अब इसमें कौन कौन सा यूनिट आता है? सबसे पहले यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 में बहुत ज्यादा मार्क्स है. 11 नंबर का यूनिट है ये, जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है. तो उसमें आता है नंबर्स क्वांटिफिकेशन, और सेकंड चैप्टर है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. इन 2 चैप्टर से मिलाकर. और चैप्टर नंबर जो 1 होगा उसमें 6 सब पार्ट है. पाइप्स एंड सेक्शन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, अलग अलग पार्ट होगा. उस 2 चैप्टर से मिला के आपके पास 11 नंबर आएगा. उसके बाद जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसको अलजेब्रा में गिनता है. इसका कितना है देख तो, 6 लिखा हुआ है ना किताब में. देखो 6 है, 10 है. अलजेब्रा इज 10. ठीक है. तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट सबसे आसान चैप्टर में से आता है, और इसमें कभी भी मार्क्स नहीं गंवाना है. वाई विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर? क्योंकि तेरे को 12th आसान लगना चाहिए स्टार्टिंग में. ठीक है. आफ्टर दैट विल गो टू चैप्टर नंबर 1 एंड 2. उसके बाद आता है आपका यूनिट कैलकुलस. कैलकुलस छोड़ दो. देन कम्स प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का यूनिट है. बहुत ह्यूज मार्क्स कवर करता है प्रोबेबिलिटी. और ये जो प्रोबेबिलिटी है कोर मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं है बेटा. एकदम नया चीज पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. उसके बाद कम्स इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स 6 नंबर का. 6 या 8 का है शायद. देख तो कितना दिख रहा है?
इन्फरेंशियल इज 6, ठीक है, इन्फरेंशियल इज 6 मार्क्स, हाँ 5 दिया हुआ है, इन्फरेंशियल इज 5, हाँ ठीक है, इन्फरेंशियल इज 5 मार्क्स। देन आपके बुक में लिखा होगा इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा। इंडेक्स नंबर आपके सिलेबस से हट गया है 2 साल पहले, तो हम लोग को इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ टाइम बेस्ड डेटा पढ़ना है, वो आएगा 6 नंबर का। उसके नीचे एक टॉपिक है, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत आसान टॉपिक, कभी भी मार्क्स नहीं गवाओगे उस टॉपिक में, और आपको बनाने में भी बहुत आसान लगेगा। बस उसमें एक मेथड है जो कोर्स अलग है, आइए उसको कॉस्ट एंड प्रॉफिट मेथड, उसको खाली पढ़ना अपने को, समझो जो अलग है, बाकी कोर वाला ही सेम मैच करेगा, दैट इज 8 मार्क्स। अब इसको मिला लो, और इसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज पूरे अप्लाइड मैथ्स में पता है किसका है, गेस करो कितना नंबर है, अकेले 15 नंबर का फाइनेंशियल मैथ्स है, सिर्फ 4 टॉपिक आते हैं इसमें, सिर्फ 4 चैप्टर है। कौन कौन सा, देखो सिंकिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड तो हट गया आपके सिलेबस से, चैप्टर नंबर 12 और 13 दिख रहा है, डिप्रिसिएशन, ग्रोथ एंड रिटर्न्स, परपेचुइटी, सिंकिंग बॉन्ड एंड ईएमआई। इसके पहले एक टॉपिक था बेटा बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बोर्ड से हट गया लेकिन सीयूटी में है, ठीक है, तो जब हम लोग सीयूटी के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग फिर बॉन्ड भी पढ़ेंगे। यहां पर इंडेक्स नंबर हटा दिया गया, सिर्फ टाइम बेस्ड डेटा है, लेकिन सीयूटी में इंडेक्स नंबर अभी भी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में लास्ट में 2 टॉपिक आएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बोर्ड्स में होगा, सीयूटी में नहीं है, तो कुछ सिलेबस एड ऑन होगा, कुछ यहां से डिलीट भी होगा सीयूटी के हिसाब से। क्लियर, आइडिया मिल गया अच्छे से। नाउ अब जब आपका टारगेट बनेगा ना, इसको कंप्लीट करने का जो भी टारगेट बनाओगे, सबसे पहले ना मेरे को बता देना कि आपका टारगेट क्या है मैथ्स में, क्योंकि अगर आपका टारगेट पता होगा, पहले तो खुद को पता होना चाहिए और दूसरा मुझे भी पता होना चाहिए। हम लोग चैप्टर्स को वैसे ही आपके लिए प्रायोरिटाइज करेंगे, और ये सबका अलग होगा। समबडी वांट्स 80 आउट ऑफ 80, ऐसे चाहिए तो हर कोई को 80 चाहिए, हाँ, नहीं चाहिए नहीं, देखो उसको पता है सर इतना मिल जाएगा, हम पागल वागल हो जाएंगे, इतना नहीं चाहिए। जो भी टारगेट है आप मुझे बताओगे। नाउ दिस ईयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो शायद तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जो तुम नहीं करते हो, करना तो तुम्हें चाहिए था, परफॉर्मेंस ट्रैक करना आप लोगों का। आपके लिए हर मंथ देयर विल बी अ 1-to-1 काउंसलिंग, जिसमें उसमें हम लोग सिर्फ मार्क्स और पढ़ाई डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसमें आपने कितना अटेंडेंस यहाँ पे दिया है, कितना बार आप एब्सेंट करते हो, अगर आपको लेक्चर मिलता है एब्सेंट करते हो, लेक्चर को आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। आपका जो मार्क्स टेस्ट, जैसे 2 टेस्ट होगा, एक एमसीक्यू बेस्ड होगा, बिकॉज इस साल मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई 2 बार बोर्ड प्रपोज किया हुआ है, कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक, आ सकता है अभी भी, वेट करो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा चीज जो प्रपोज्ड है दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्रीज करने का। अभी 20% है, उसको इंक्रीज करके ये लोग 50% तक ले जाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर ऐसा हुआ तो तुम रट्टाफिकेशन छोड़ दोगे। बहुत लोग ना मैथ्स भी रट जाते हैं, देर आर टैलेंटेड पीपल, करते हो तुम ऐसा, ऐसे कर रही है, देर आर पीपल जो मैथ्स भी रट लेते हैं। अब अगर रटोगे बेटा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हर महीने 2 टेस्ट आपका, एक एमसीक्यू एक सब्जेक्टिव। इस टेस्ट का ट्रैक करना कि आपने क्या मार्क्स लाया, क्यों नहीं ला पा रहे हो, योर रूटीन बिल्डर आपसे बात करना, क्योंकि कोई उपाय नहीं है बाबू, अगर कितना भी अच्छा से पढ़ा दिया जाए, अगर आप घर में नहीं पढ़ोगे तो बोलो कुछ हो सकता है, एनी पॉसिबिलिटी। तो ये जो 1-to-1 कोचिंग का फैसिलिटी आपको मिल रहा है, हर मंथ में एक बार आपसे आपका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा कि आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, विल वर्क ऑन दैट। अच्छा सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, और सबका टारगेट्स अलग होगा, एंड वो टारगेट्स इतना कॉन्फिडेंशियल कोई किसी को बताने भी नहीं वाला। इसलिए हम लोगों ने पहले से भी वीडियो बना के रखा है, और जिसमें हर क्वेश्चन सॉल्व है। इस किताब में जितना क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में देखोगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व है। जैसा आपने स्ट्रेट लाइंस में देखा है, सर्कल पैराबोला, जो भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो हर क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया हुआ है। चाहे वो प्रोबेबिलिटी का वीडियो, वो अभी से तैयार है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो कल एक्सेस दे देंगे, अगर पढ़ना चाहते हो इन्फरेंशियल स्टैट्स, वो भी एक्सेस कल दे देंगे। तो उस चीज़ को पहले मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो हम लोगों ने जानबूझ के रेडी किया है, बिकॉज ऑफ यही प्रॉब्लम, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वो तैयार है, प्रोबेबिलिटी, इन्फरेंशियल स्टैट्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसके पूरे वीडियोस तैयार हैं। वो क्लासरूम रिकॉर्डिंग नहीं है, अलग से स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। एक इंटरेस्टिंग बात बताए, मैट्रिसेस अगर आपको समझ में आता है तो मैट्रिक्स का ही फॉरवर्ड वर्जन होता है डिटर्मिनेंट्स। इसलिए हमेशा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हम लोग साथ ही साथ में पढ़ते हैं। जो आप इसमें पढ़ोगे, जो भी चीज़ आप इसमें सीखोगे, इसी का एक आगे वर्जन होगा डिटर्मिनेंट्स का। तो अगर किसी को मैट्रिक्स सबका अच्छा होता है, अगर कोई बंदा बोल दे कि उसका मैट्रिक्स खराब है, मतलब बंदा ही खराब है। ठीक है, ये इतना आसान है, इसलिए इसे स्टार्ट भी इसी से कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे बैक टू बैक। थोड़ा सा स्पीड अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में, ताकि तुम लोग थोड़ा होमवर्क करो अभी, तो उस हिसाब से स्पीड को ही फॉलो करना। नाउ व्हाट इज अ मैट्रिक्स? कोई बड़ा सा वेयर हाउस में गए हो कभी? बड़ा सा वेयर हाउस जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हो। इमेजिन करो अमेजोन का जो वेयर हाउस होता होगा या फ्लिपकार्ट का जो वेयर हाउस होता होगा, कभी देखा है आप लोगों ने? देखा है? डिलीवरी का देखा है, मतलब फोटो में, वीडियो में देखा है कहीं भी? देखा है? अगली बार हम दिखाएंगे भी फोटो। उसमें क्या होता है बेटा कि बहुत बड़ा, लाखों स्क्वायर फीट में होता है। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन अभिराज अग्रवाल, अगर आप रिंग रोड में जाओगे तो विनायका करके बहुत बड़ा बड़ा वेयर हाउसेस बना हुआ है। वहाँ पे जाना, विनायकास या कोई भी वेयर हाउस जो बना हुआ है उसमें घुसना। एक वेयर हाउस इमेजिन करो कितना 1000 स्क्वायर फीट में होगा। एक रैंडम नंबर बताओ, 5000, 10,000, 20, 50,000, 1 लाख, 2 लाख स्क्वायर फीट, 10-10 लाख स्क्वायर फीट का है वेयर हाउसेस है। अब सोचो कि एक ऑर्डर आता है, इमेजिन करो, फ्लोर्स भी है बेटा, फ्लोर्स बने हुए बहुत सारे। तो एक ग्राउंड फ्लोर 2 लाख स्क्वायर फीट का है, 2-3 फ्लोर में बना हुआ है। तो एक शोरूम, एक जो वेयर हाउस है वो 10 लाख स्क्वायर फीट का है। अब एक इमेजिन करो कि आप अपने फोन से ऑर्डर कर देते हो, कुछ भी छोटा सा चीज ऑर्डर करते हो, ठीक है? वो ऑर्डर जब जाएगा वहां पर तो वो बंदा क्या करेगा? सपोज जसकिरत ने ऑर्डर कर दिया, कंप्यूटर मेरे पास ऑर्डर आया। अब मेरे को उतना बड़ा फ्लोर में उसको खोजने में मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसको पता, अगर तेरे को पता नहीं वो कहाँ रखा हुआ है और अगर रैंडमली खोजने निकले तो कितना घंटा पार करा दोगे? बहुत ज्यादा टाइम पार हो जाएगा। तो क्या तेरे को पता होना चाहिए कि ये जो आइटम है ये स्पेसिफिकली यहीं पे मिलेगा? क्या ये तेरे को पता होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा, दवाई दुकान। दवाई दुकान का एक्सपीरियंस देखो, बड़ा वाला जाओ, छोटा नहीं। जैसे मान लो साई मेडिकल है, जय हिंद फार्मा, ये बहुत बड़े मेडिकल शॉप्स है। यहाँ पे जाके दवाई का नाम बोलो, बंदा को एग्जैक्टली पता होता है, बंदा फटाक से वहां जाता है, तेरे निकाल के लिए आता है। और अगर कभी बंदा को पता नहीं होगा तो देखना वो खोजता कैसे? वो अपना सिस्टम में देखता है। वो अपना सिस्टम जो भी लैपटॉप या वो रहेगा वहां पे देखेगा, उसको पता चल जाएगा कहाँ पर है। ये जो प्रोसेस, ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो डिजाइनिंग होता है इंजीनियरिंग में, ये किसके बेसिस पे होता है? मैट्रिक्स के बेसिस पे। यू शुड नो कि पर्टिकुलर थिंग कहां पर है और उसका प्लेस वहीं पर होगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। अब सोचो इसका कितना जगह यूज होता होगा, इन इकोनॉमिक्स, इन बिजनेस, रियल लाइफ, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह यूज करते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है, हर समय आपको पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट एग्जैक्टली कहां पर रखा हुआ है। सपोज करो एक ऐसे करके ब्रैकेट बना दिया गया और इस ब्रैकेट में हम लोग 4 आइटम को प्लेस करना चाहते हैं, 4 नंबर्स को प्लेस करना चाहते हैं। सपोज 1, 2, 3 और 4 प्लेस कर दिया। अब बताओ रोज, इसमें कुछ रो है, इसमें से कुछ कॉलम है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो यहां पे कॉलम कितना है? 2। रो कितने? 5 रो। तो रो कैसे नापते हैं? हॉरिजॉन्टल वे में रो देखा जाता है। तो अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल वे में देखोगे तो कितना रो दिखाई देगा? 2। तो आपने बोला 2 रो है, ठीक है। अगर कॉलम देखोगे तो कितना दिखेगा? 2। तो यहाँ पे बोला आपने 2 कॉलम है। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। वर्टिकल देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। क्लियर? अब जितना रो होगा, पहले नंबर ऑफ रोज को पहले लिखोगे। तो नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास? 2 थे, तो उसको आपने पहले लिखा, मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ कॉलम से, और ऐसे करके आपने एक मैट्रिक्स बना दिया। अब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट। क्या वर्ड यूज होता है? मैट्रिक्स इज अ स्पेशल, या इट इज एन अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन ठीक है रेक्टेंगल भी जा सकता है। स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जहां पर जो भी
एलिमेंट हैं, इनको एलिमेंट बोलते हैं, सामान समझ ले, वो अपने अपने जगह पर स्पेसिफिकली फिक्स रहेंगे, इनका ऑर्डर तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर तुमने इनका ऑर्डर चेंज किया तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। अगर तुम पैरासीटामोल वहां पे रखते थे और उसको निकाल के दूसरे जगह डाल दोगे तो क्या सेम मैट्रिक्स रहेगा कि दूसरा बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अरेंजमेंट आप चेंज नहीं करते। ठीक है, तो मैट्रिक्स का सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट is a rectangular arrangement of mn elements, ऐसे लिखना, rectangular arrangement of mn elements। ठीक है, जल्दी से ये मैट्रिक्स बनाओ। ए, मैट्रिक्स का नाम हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में रखते हैं, इसको कभी भी रिप्रेजेंट करने में आंसर में स्मॉल लेटर में मत डालना। ठीक है, सो दिस इज अ मैट्रिक्स जहां पर ऐसे 1 2 3 4 आपके सामने डाला हुआ है। इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम है। यहां पर हम लोगों ने लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? 2 into 2। पता है इस 2 into 2 को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लिखो, दिस 2 into 2 is called order of matrix। जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे हमेशा ध्यान रखना बेटा, रो पहले होना चाहिए, कॉलम पहले मत लिखना। ऑर्डर लिखने का हमेशा फिक्स पैटर्न रहेगा, सेम हमेशा। पहले क्या लिखोगे? नंबर ऑफ रोज कितने मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। अब इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मत लिख देना यहां पर कि 2 into 2 तो आंसर होगा 4, तो ऑर्डर हो गया 4। ये नहीं करना है, ऑर्डर हमेशा मल्टीप्लीकेशन के ही फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? ठीक है, डाउट है कुछ? अब देखो, ये जो आपने नंबर ऑफ रो लिखा है, यहां तो नंबर्स में 2 into 2 लिखा हुआ है। अगर आप इसको अलजेब्रा में अगर एक्सप्रेस करोगे तो क्या लिखते हैं जनरली? रो को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। रो को क्या चीज डिनोट करते हैं? स्मॉल m, और कॉलम्स को डिनोट करते हैं स्मॉल n। तो जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है तो वो जनरली क्या कहलाता है? m into n। ठीक है, यहां तो नंबर डाल दिया ना, इसलिए 2 into 2 था, 3 into 4 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता ऑर्डर। क्लियर? जनरल डिनोशन कैसे होता है? m into n। अब इसके नीचे लिखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई m into n। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, बताओ कितना नंबर्स तुमने यहां फिट किया है? 4। कितना नंबर्स हमारे पास यहाँ पे टोटल? 4। 1 2 3 4, 4 ही नंबर है। इन नंबर्स को जो अंदर में आप डालते हो ना, इसको नंबर नहीं बोल के क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का दूसरा नाम होगा एंट्रीज। क्या नाम होगा? एंट्री। तो जब भी आप स्टॉक की बात करते हैं, जैसे हम लोग अगर वेयर हाउस की बात करें, तो वो लोग एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कितना स्टॉक का एंट्री हुआ है। अगर आपने प्रैक्टिकली दुकान में कोई भी एक्सपीरियंस किया है तो वो लोग ये बोलते हैं कि एंट्री कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप एलिमेंट्स बोलते हो या एंट्री। टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे पास? 4। कैसे आए ये? जो भी ऑर्डर है इसका आंसर निकाल देना। तो ऑर्डर क्या है इसका? 2 into 2। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब इसी को आप डिनोट करते हो mn से। m into n, यहां पे नंबर आंसर में निकालना है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। बहुत दफा छोटा गलती क्या करोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में लिख के आ जाओगे 2 into 2। वो गलत है, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? पक्का? चलो, जब भी ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो m into n लिख के छोड़ देना। ठीक, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे अलग अलग केस में क्या होगा।
क्या ऑर्डर होगा इसका? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितना है? हॉरिजॉन्टल देखना है ना, तो एक और दो, दो हो गया रो, ठीक है, एक रो ऐसे, दो रो ऐसे। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तीन। कॉलम कैसे देखा जाता है? और वर्टिकल, एक, दो और तीन। तो कॉलम कितना हो गया हमारे पास? तीन। तो बस यहां पर इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। तो पहला क्वेश्चन आएगा ऑर्डर बताने के लिए, तो ऑर्डर में क्या लिखोगे? ऑर्डर इज 2 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई मत करना यहाँ पे। अगर पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना हो जाएगा आंसर? 6। एलिमेंट्स का मतलब यहां पे जो आपने डाला है वो कितना आइटम डाला है, तो कितना आइटम डाला है? 6 आइटम। क्लियर? सेकेंड, बताओ ऑर्डर क्या है? पक्का? रो कैसे देखते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल। तो 3 रो है यहाँ पे, कॉलम कितना है? ये भी 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 9। ये तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, चलो नोट करना है कि समझ गए हो? पक्का? ठीक है। अब चलो हम लोग इसका नोटेशन पार्ट समझते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना और इसका रिप्रेजेंटेशन को समझना इसलिए जरूरी है, सीयूईटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर पूरा क्वेश्चन ही बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन पे। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आएगा, क्योंकि ये हाई लेवल क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो एमसीक्यू में बनते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से समझना। अब पहला बात, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स देता है, हम साइड में फिर से लिख दे रहे हैं, ये ऐसा करके मैट्रिक्स है, अपने को अभी नहीं पता कि यहाँ पे रो कितना है और कॉलम कितना है, तो जब नहीं पता होगा तो क्या लिखोगे ऑर्डर? m इंटू एन। जब कुछ नहीं पता होगा, कुछ नहीं दिख रहा ना अभी, तो कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप बोलोगे ये मेरे पास मैट्रिक्स है जहां पे नंबर ऑफ रोज कितना होगा? m, कॉलम कितना होगा? n, ठीक है। ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको आपको बोला जाए कि इसको कंप्लीट करो, तो आप क्या बोलोगे कि चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, A11 कितना कितना आपने इसमें एलिमेंट डाला है इस मैट्रिक्स में? 9 डाला है। नंबर ऑफ रोज कितने? 3। कॉलम कितना है? तो ऑर्डर कितना हो गया? 3 इंटू 3 डाल दिया हम लोगों ने। अब इसको और उसको कंपेयर करो, इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, उसमें एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है। तो जब आपसे बोला जाए कि ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसका ना कोई शॉर्ट फॉर्म बनाओ और उसको रिप्रेजेंट कर दो यहां पर। फिर से आपको क्या बोला जा रहा है? ये जो एलिमेंट्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाओ, कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाओ इसका, और वो रिप्रेजेंटेशन को आप यहां पे लिख दो। तो वो रिप्रेजेंटेशन पता है क्या है? यू विल सिंपली राइट, इन सारे एलिमेंट्स के बदले में यहां पर हम लोग लिखेंगे ए, क्योंकि देखो यहां पे स्मॉल लेटर फॉलो हो रहा है ना, ए स्मॉल में ए लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आई और यहां पे लिखेंगे जे। क्या लिखेंगे? ए आई जे। अब एक बात बताओ, कैपिटल लेटर जो ए होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? होल मैट्रिक्स को। अंदर में जो स्मॉल लेटर ए है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट्स को, ठीक है। m इंटू एन यहां पे कितना था पता नहीं, यहां पे कितना था? 3 इंटू 3, ठीक। चलो ये दोनों मैच करेगा एक दूसरे से, अभी उस पर फोकस नहीं करते। अभी जो ए आई जे है ये क्या आ गया बेटा? ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का जो इस मैट्रिक्स में है, जो इस मैट्रिक्स में है। आई क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये बताओ? किसको? टेंस प्लेस में डिजिट है, जितना एलिमेंट्स है। और गेस करो, गेस तुम ही करोगे, नहीं और गेस करो, कंपेयर करो। सपोज करो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये वाले को, तो आई का वैल्यू क्या होगा? 1। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो आई का वैल्यू क्या होगा? 1। और यहां पे बेटा ये जो 1 है ये क्या है? अब समझो,
ये जो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखा है, जितना भी पहला प्लेस होगा ये रो को डिनोट करेगा। जो भी एलिमेंट का पहला नंबर होगा वो किसको डिनोट करेगा? रो को। क्या ये पहला रो है? क्या ये वाला दूसरा रो है? क्या ये वाला तीसरा रो है? तो पहला वाला जो नंबर है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हर केस में? रो को। ठीक है, तो पहला वाला जो भी नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करता है किसको? रो को। तो यहां पे भी जो आई होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रो को। आई विल बी रिप्रेजेंटिंग कि कौन सा रो में आता है वो एलिमेंट। दूसरा, आ जाओ, यहां पर है 1, यहां पे है 1, यहां पे ये 1, ये क्या है? कॉलम। तो सेकंड वाला जो नंबर होता है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। ये पूरा का पूरा पहला कॉलम है तो सब में 1 1 डाला हुआ था। ये कौन सा कॉलम है बेटा? दूसरा वाला कॉलम। तो देखो सब में 2 2 और 2 डाला हुआ है। ये कौन सा कॉलम है? थर्ड। सब में क्या है? 3 3 और 3। तो यहां पे जो जे होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कॉलम को। तो ये जो जे है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। डाउट है आदित्य इस पे? पक्का? ठीक है, अब देखो यहां पे आपसे बोला गया A11। अगर आपसे पूछा गया A11 कहां पे है तो तुम क्या बोलोगे? कहां पे है? A11 है पहला रो और पहले वाले कॉलम पे। आपसे पूछा जाए A21 कहां पे है तो A21 कहां पे है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आपसे पूछा जाए A23 कहां पे है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। पहला वाला क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा रो को। दूसरा वाला क्या करेगा? तो बेटा ये जो चीज है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर होगा ये कौन सा रो पे और कौन सा कॉलम में लाई करता है। यही तो दुकान में फिगर आउट करना पड़ेगा आपको कि पैरासीटामोल कहां पर है, डोलो कहां पर है, उसका प्लेस डिसाइडेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछूं मैं कि बताओ A22 कहां पे लाई करेगा तो तुम क्या बोलोगे? सर यहां पे। अब सोचो ये A22 तुम शिफ्ट कर दोगे कहीं पर तो खोज पाओगे दवाई दुकान में? नहीं खोज पाएंगे। इसलिए ये अरेंजमेंट आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये अरेंजमेंट हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। क्लियर है? अब इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन का जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, वो होता है ये। ए डिनोट करेगा मैट्रिक्स का नाम, इसका नाम हमने क्या रखा है? ए। उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो अभी पता नहीं। आई क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? उसका रो का प्लेस। जे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कॉलम का प्लेस। और m इंटू एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये ए आई जे में अब कॉमन सेंस बताओ, यहां पे आई का जो वैल्यू है मिनिमम कितना है यहां पर बताओ? आई का जो मतलब पहला प्लेस मिनिमम यहां पे पूरे एलिमेंट्स में कितना है? 1। तो आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 1 या इक्वल टू। और आई का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी नहीं, इस मैट्रिक्स में बताओ कहां तक मैक्सिमम जा सकता है? आई का वैल्यू 3 तक जा रहा है। और बेटा 3 है क्या? 3 है क्या? नंबर ऑफ रोज। 3 है क्या? नंबर ऑफ रोज। और इसको यहां पर अगर देखें कंपेयर करें तो नंबर ऑफ रोज को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हो? m से। तो हम लिखेंगे आई मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? m तक, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू रहेगा। क्लियर है? दूसरा चीज j के बारे में बात करते हैं। इसी में देखकर बताओ जो नंबर ऑफ कॉलम है इसका वैल्यू मिनिमम कितना है? ये भी 1 है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, जीरो कॉलम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहां पे लिखा आपने j का मिनिमम वैल्यू होगा 1। j मैक्सिमम यहां पे कितना तक जा रहा है? कितना तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। j का वैल्यू मतलब देखो यहां 3 यहां 3 यहां 3, 4 दिख रहा है कहीं पे? नहीं, तो 3 है। और 3 क्या है यहां पे? n का वैल्यू। तो यहां पे लिखते हैं इसका जो वैल्यू जाएगा मैक्सिमम कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को आप इसके नीचे ही लिखोगे। ठीक है, इसके नीचे इसको डालोगे और इन दोनों को क्लब करके हम लोग बोलते हैं क्या? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत सारे कॉम्पिटेंसी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो सिर्फ इसी के बेसिस पे आएंगे। ये नहीं दिया हुआ होगा, सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा, लेकिन तुम इसको फिगर आउट कर लोगे, समझ जाओगे क्या हो रहा था ये। ये पूरा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई के जगह पे 1 रखो, जे के जगह पे 1 रखो, तो कौन सा एलिमेंट आ गया? समझ रहा है? आई की जगह पे 2 रखो
और जे की जगह पे 1 रखो तो A21 आ जाएगा। क्लियर? दोनों को लिखो साथ में, और ये वाला चीज को इसके नीचे लिखना, नोट करो। तो ये दिया है तो हमें मैट्रिक्स खुद से बनाना है। कुछ भी हो सकता है, कभी ये दे देगा ये बनाने बोलेगा, कभी ये दे देगा वो बनाने बोलेगा। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस भरे हुए हैं। दिव्यांशु, इस बार कुछ भी हो जाए रिकॉर्डेड लेक्चर के वजह से लेजी मत हो जाना, ठीक है? क्योंकि 1-to-1 सेशन जब आपका होगा तो उसमें जवाब देना पड़ेगा, और उसमें कोई तेरे को डांटेगा नहीं। जो काउंसलर रहेंगे या रहेंगी, जो भी रहेंगे या रहेंगी, वो आपको डांटेंगे नहीं, वो आपसे पूछेंगे, जेन्युइन फीडबैक हो, वो सारा फीडबैक मेरे पास गूगल शीट में रहेगा, तो आई विल बी नोइंग अबाउट एवरीवन। ठीक है? और उसमें ये भी है कि आपका जो पिछला टेस्ट का मार्क्स है, अगर आपको 19 नंबर आया है और इस बार आपको 22 नंबर आया है, या 20 पहले आया था अभी 22 आया, तो कितने % का ग्रोथ हुआ 20 से 22 में? कम ऑन, फाइनेंशियल मार्क्स के स्टूडेंट हो। 10%, तो आपका 10% ग्रोथ हुआ। अगला टारगेट मिलेगा कि अगले बार आपको भी 10% मिनिमम मोमेंटम मेंटेन करना है। तो 25 के टेस्ट में अगर 20 में 22 आया था, तो अगली बार आप 24.5 लेकर आओगे, तो ऐसे ही आ जाएगा 25 नंबर। ये जो परफॉर्मेंस ट्रैक करवाना है आपको, क्योंकि आपके पास बहाना बहुत अच्छा, इतना जेन्युइन है ना कि कोई भी मान जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे सेल्समैन हो, बता दोगे सर बीमार पड़ गए थे, ये हो गया था वो हो गया था, एकदम ये चीज़ नहीं चलेगा। 12th को थोड़ा सा हार्ड लेना बेटा, क्योंकि करियर बनता है। 11th जाने तो जो किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा किसी का कैलकुलस वीक होगा ना, अगर डिटर्मिनेंट आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो उससे प्रॉब्लम आएगा। किसी को लिमिट्स नहीं आता होगा, उससे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी अगर आपने छोड़ दिया होगा, उससे प्रॉब्लम आएगा। वो सारा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि 11th का प्रोबेबिलिटी के बिना 12th का प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। स्कूल वो फॉलो करता है जो उनके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन तेरे को तो दोनों देखना है। जीएसटी हटा दिया था, ठीक है यार। 11th में स्कूल का राज होता है, जो करेगा करेगा। 12th में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? ये डन है, रिप्रेजेंटेशन बात क्लियर है? चलो आज का लास्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो लिखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और इसको रुको, ऐसा बनाना कि आपको कॉलम बनाना है इस तरीके से, और इसमें 7 एंट्री आएगा, तो वैसे ही बनाना। हाँ 7 एंट्रीज आएगा। ओह 8 होगा बेटा, बनाया वैसा 8 जाएगा। ऊपर नीचे कर लेना, या थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना दूसरे पेज में।
ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं होता है, इसको एक ही में डाल दिए ताकि आपको एक ही बार में सब याद हो जाए। टाइप 7 ही पढ़ना हम लोगों को। इक्वल मैट्रिसेस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन एक ही में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले है इक्वल मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। जो सबसे पहला और सबसे आसान एक्सरसाइज है मैट्रिक्स का, वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इससे 1 नंबर ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है कि आपको बताना है कि कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। आपको 2-4 मैट्रिक्स दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है। कभी भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आएगा, ये आप हमेशा इतना दूर तक आराम से आइडेंटिफाई करोगे। कन्फ्यूजन होता है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप गलती करते हो वो इसके बाद में करते हो, इन चारों में। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी हम लोग अभी समझेंगे। क्लियर? चलो, सबसे पहले आता है इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिक्स सिंगुलर नाम है। एक मैट्रिक्स की अगर बात करोगे तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, प्लूरल कर दोगे तो वो क्या कहलाता है फिर? मैट्रिसेस। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला चीज बताओ कि अगर मैं बोलूं कि देयर आर 2 मैट्रिसेस, सपोज करो मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट अभी नहीं लिखा गया, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे? व्हेन यू कैन पुट इक्वालिटी का साइन इन दोनों के बीच में, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स का, चाहे ए हो या बी हो, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होगा इक्वल मैट्रिसेस का? कि ये जो दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे अगर इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका भी ऑर्डर 2 × 2 ही होना चाहिए। इसका ऑर्डर 1 × 2 होगा तो उसका भी क्या होना चाहिए? 1 × 2। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ इन दोनों का तो इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला कंडीशन होगा इक्वल मैट्रिसेस का, ऑर्डर शुड बी सेम। दूसरे पार्ट पे आते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ये है इसका सेकंड कंडीशन। तो इक्वालिटी के 2 कंडीशन है हमारे पास। पहला, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, वो तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, और दूसरा, दोनों के हर एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल की ओर समझते हैं कि कैसे होगा ये पॉसिबल। नाउ सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है ए, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? ऑर्डर सेम है? शानवी बता, पहला का ऑर्डर क्या है? 2 × 2। इसका तो ऑर्डर तो सेम है, तो फिर इक्वल क्यों नहीं है? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। कौन सा एलिमेंट बताओ? यहां पे 2 है और यहां पे क्या है? 1 है। बस इसके वजह से, अगर यहां भी 1 होता या यहां भी 2 होता तो ये दोनों क्या हो जाते? इक्वल हो जाते। देखो 1 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, सब कुछ सेम है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये इक्वल होंगे? नो। तो इसका सिंपल सा आंसर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। इजी, सेम। दूसरा नोट करो उसका एग्जांपल जल्दी। इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे बोर्ड में, तो बोर्ड में हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वाई दे आर नॉट इक्वल, रीजनिंग सही से डालना पड़ेगा। बता बेटा, ये जो एलिमेंट है इसका प्लेस A11, इसका जो प्लेस है ये वाले का, इस मैट्रिक्स के हिसाब से कौन सा प्लेस पे? A11 है, A12 है, रो कौन सा है? 2, और कॉलम कौन सा है? 1। तो ये कौन सा प्लेस पर है? A21। ठीक है, यहां पे भी रो 2 है और कॉलम 1 है, तो A21। तो आप क्या लिखोगे? द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, लिखो द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एट the corresponding elements at A21 are not same. Hence, 2 matrices are not equal. इक्वालिटी वाला क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे। चलो अब आते हैं रो मैट्रिक्स। देखो बहुत आसान सा ना ये मैट्रिक्स, इसको पहचानना बहुत आसान होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा,
ऐसा मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? एक ही कॉलम होगा। तो यहां पे लिखो हैविंग वन रो, कंप्लीट कर लेना, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, और यहां पे लिखेंगे मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है। अगर तेरे को इसका एग्जाम्पल लिखने भी बोलेगा तो रो एक रखना है, कॉलम कितना रख सकते हो? जितना वन। ठीक है, तो आपको बोलो कि इसका एक एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, कुछ भी बनाओ, एक रो रखना है आपको, 1 2 3 4, जितना कॉलम डालने का मन उड़ा दो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया रो मैट्रिक्स का। रो बस एक होना चाहिए, कॉलम जितना हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका जब भी ऑर्डर होगा इस रो मैट्रिक्स का, तो हमेशा पहले वाले प्लेस में क्या लिखाएगा? 1। जब भी आप इसका ऑर्डर लिखोगे, एक रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखोगे, तो उसका पहला वाला प्लेस में हमेशा क्या लिखाएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि कितना रो हो सकता है? एक। कॉलम कुछ भी हो सकता है। यहां पर कितना कॉलम है हमारे पास? 5। तो यहाँ पे कॉलम 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। कॉलम कैन बी एनीथिंग, फर्स्ट प्लेस रो वाला हमेशा 1 होगा। सेम एग्जाम्पल गोज विद कॉलम के केस में। कितना कॉलम होना चाहिए? एक ही कॉलम होना चाहिए, 2 3 4। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका जब भी आप लिखोगे ऑर्डर, तो सेकंड वाला हमेशा 1 होगा, पहले में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे रो है 3। आसान है, वेरी इजी। एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपके एक्सरसाइज में, जो कि इसके बेसिस पे आता है, रो और कॉलम का। वो अजीब सा उसका जो लिखने का तरीका है क्वेश्चन का अजीब सा है, तो आपको उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, वो इसी के बेसिस पे है। क्लियर? चलो, तो 2 हमने कवर कर लिया, 3 कवर हो गया। आ जाओ, नल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो। मैट्रिक्स having all elements as 0 is called null matrix. सपोज करो आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्या ये मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स है? अदिति, ये मैट्रिक्स है? क्या ऑर्डर है इसका? एक रो और एक कॉलम, मैट्रिक्स तो है यार। कोई भी चीज को अगर आप रेक्टेंगुलर फिगर में ऐसे डाल दो एलिमेंट को, मैट्रिक्स हो गया ये। ठीक है, क्या इसके एलिमेंट्स है, वो कौन सा एलिमेंट है? 0। तो क्या ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा? हाँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो एलिमेंट होगा सारा का सारा नंबर 0 ही होना चाहिए, तो उसको क्या बोलोगे तुम? नल मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल, 0 0 0 0, कितना ऑर्डर हुआ इसका? क्या ये नल मैट्रिक्स है? इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका वैल्यू क्या है? 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितना भी एलिमेंट आप डाल दो, वो सारा एलिमेंट क्या होगा? 0 0 0 0। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। सबसे आसान मैट्रिक्स पहचानना। तो ये जो 3 कैटेगरी आपने पढ़ा है, रो, कॉलम और नल, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ये तो मतलब बकवास, ये आएगा ही नहीं एग्जाम में, इतना आसान है। जो क्वेश्चन आएगा बेटा, एक ही क्वेश्चन है जो रो और कॉलम से डिनोट करता है, वो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, पार्ट खत्म। आ जाओ, जो मेन मुद्दा है, जहां से पूरा चैप्टर डिसाइड होगा, जहां पे पूरा चैप्टर, रेस्ट ऑफ द जो अच्छा पार्ट है पूरे चैप्टर का, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, चाहे डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, वो सब का सब एक ही चीज पे बेस करता है, और उसका नाम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गया ना? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनने वाला वो, ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। और अगर स्क्वायर बनेगा तो नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तभी तो स्क्वायर बनेगा ना। रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं? ऐसे, तो इसमें लेंथ इक्वल होता है और ब्रेथ इक्वल होता है। स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है। दैट मीन्स कि जो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रो हमेशा इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। पूरा का पूरा बचा हुआ चैप्टर बेटा इसी पर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो तो जल्दी से लिखो, मैट्रिक्स वेयर number of row
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसका पॉसिबल ऑर्डर्स बताओ तो क्या क्या हो सकता है। रो हमेशा कॉलम के इक्वल होना चाहिए। क्या क्या ऑर्डर हो सकता है इसका? 1 into 1, फिर 2 into, ठीक है, 1 into 1, फिर 2 into 2, फिर 3 into 3, फिर 4 into 4, n तक जाएगा। अपने सिलेबस में बस यहीं तक है, 4 into 4 नहीं पढ़ना। ठीक है, हम लोग कहाँ तक ऑर्डर मैक्सिमम पढ़ना है? 3 into 3। तो मैक्सिमम मैट्रिक्स अगर आप देखोगे सबसे छोटा मैट्रिक्स कौन सा होगा? एक ही एलिमेंट वाला। ठीक है, दूसरा इससे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकता है? जिसमें 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 into 2। और सबसे बड़ा मैट्रिक्स जो हम लोगों को पढ़ना है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 into 3। तो 1 2 1 0 2 1 0 0 1, 3 into 3 का मैट्रिक्स। हम लोगों का पूरा रिमेनिंग चैप्टर इसी पर है, 3 into 3 एंड 2 into 2। ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इजी, येट पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड करेगा। चलो लास्ट के 3 ना बेटा बहुत आसान से हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब ध्यान से देखना, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये जो पार्ट है ना, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ये तीनों के तीनों फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है और सब एक दूसरे का सबसेट है। कैसे? डायगोनल मैट्रिक्स कहां से बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ सबसेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहां से बनाओगे इसको? यहां से। अरे, स्केलर को कहां से बनाओगे? इसको बनाओगे इसकी मदद से, इसको बनाओगे इसके मदद से, और इसको बनाओगे इसकी मदद से। तो सब एक दूसरे की मदद से बनने वाला है। ठीक है, छोटा छोटा डिफरेंस है, हम एक बार में सारा कुछ लिख देते हैं, आप डिफरेंस पहचानना कि डिफरेंस है क्या। डन? पहला क्वेश्चन अदिति से ही पूछेंगे, ध्यान रखना। चलो, डायगोनल मैट्रिक्स। अरे यार मेरा भी प्रैक्टिस छूट गया। ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा, थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? है। ऑर्डर क्या है सबका? 3 into 3। अब देखो बेटा, जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो मुझे आपको एक और चीज वहां बता देना चाहिए था, इसको अलग से बता देते हैं। जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो सपोज करो 3 into 3 का अगर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, A11 1 2। बताओ तो आगे क्या होते जाएगा? A13, फिर यहाँ पे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे बताओ 3 1। ठीक है, इससे प्रॉब्लम नहीं है पहचानने में। 3 into 3 का मैट्रिक्स बनाया। अब देखो, ये जो लेफ्ट से हम लोग इसको मार्क करेंगे इस तरीके से, हमेशा ध्यान देना, ये जो मार्किंग होता है डायगोनल बनाना है, स्क्वायर का हम डायगोनल बना रहे हैं, तो ये जो डायगोनल बनाओगे राइट से नहीं बनाना है, हमेशा कहां से बनाओगे? लेफ्ट हैंड साइड से। ये वाला को इग्नोर करना अपने को। ठीक है, अब यहां से आपने ये लेफ्ट से डायगोनल बनाया तो इसमें जो भी एलिमेंट फॉल कर रहे हैं, कितने एलिमेंट फॉल कर रहे हैं यहाँ पे? 3। इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, स्क्वायर का हमने डायगोनल बना दिया। अब इसके अलावा जो एलिमेंट है जो बच गए, कौन कौन से बच गए? ये बच गया, ये भी बच गया, फिर ये और ये जितना भी एलिमेंट बच गया है इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलोगे इसको? तो जो बचे हुए आइटम है उनको हम बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, डायगोनल किसको बोलना है और नॉन डायगोनल किसको बोलना है। अब इसके बेसिस पर आप डिफाइन करोगे कि हमने ये जो 3 मैट्रिक्स लिखा है ये वाले, इनमें से, हाँ जी,
इनमें से डायगोनल कौन है, स्केलर कौन है और आइडेंटिटी कौन है। देखो ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा सिर्फ डायगोनल वाले प्लेस पर एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ डायगोनल वाले प्लेस पर एलिमेंट होते हैं और वो एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब का सब 0 0 0। ठीक है, फिर से डायगोनल एलिमेंट्स वो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर सिर्फ डायगोनल वाले प्लेस पर ही आपको नंबर्स दिखाई देगा। इसका वैल्यू 0 भी होगा चलेगा लेकिन वो नल मैट्रिक्स है, वो डायगोनल में गिनेंगे नहीं, उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे फिर अगर वो सब 0 रहेगा। यहाँ पे नॉन 0 नंबर होना चाहिए, 0 नहीं रखना है यहाँ पे, और ये नंबर्स इक्वल नहीं होने चाहिए एक दूसरे से। अगर ऐसा हुआ तो उसको क्या बोलोगे तुम, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी के एक स्टेप आगे चलते हैं। मैट्रिक्स नंबर बी, यहां पर क्या डायगोनल वाले प्लेस पर एलिमेंट्स रखे हुए हैं और क्या नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट्स 0 0 है, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ हो सकता है, लेकिन इनमें और इनमें एक फर्क है। क्या फर्क है वो, यहां पर एलिमेंट्स इक्वल है सारा का सारा, तो ये डायगोनल एलिमेंट तो है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, लेकिन इसका अपना एक स्पेशल नाम है, वो नाम क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है? हाँ होता है। क्या स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है? हाँ होता है, सब सबसेट एक दूसरे का। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब इसका थर्ड वर्जन पे आओ। इसमें क्या जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 0 है? पक्का? ठीक है, तो अदिति पहला क्वेश्चन, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? होगा। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ है। आइडेंटिटी कहलाने का एक ही रीजन आता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए हमेशा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इनकी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू अगर 1 1 1 आ गया तो उसको स्केलर ना बोलकर उसको एक और स्टेप आगे चल जाएंगे हम लोग, और क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बेटा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इसी की मदद से हम लोग मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन निकालते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारा एक टॉपिक आएगा मैट्रिक्स का जिसमें आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, वो कहां से निकलता है, इसकी मदद से निकलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अगेन फिर से बोल रहे हैं, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल भी है और स्क्वायर भी है, सब एक दूसरे का सबसेट ही चलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट कर लिया है पहले वाले एक्सरसाइज का, इसको नोट कर लो।